नमस्कार। ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन 2020 की बड़े जोर शोर से बातें हो रही है। कोविड-19 के बावजूद भी सरकार इस मुद्दे पर अड़िखम है, मक्कम है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। नाम वही है, पहले 94 EIA नोटिफिकेशन कहा जाता था, बाद में EIA नोटिफिकेशन 2006 कहा गया और अभी 2020 की बात हो रही है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जब बात शुरू हुई थी तब पर्यावरण की चिंता थी, लोगों के आरोग्य की चिंता थी और विकास की बात की जाए तो पर्यावरण और आरोग्य और अन्य मुद्दों को बाजू पे सामाजिक न्याय को भी नहीं रखा जाए, वो मकसद था। उसमें भी कुछ खामियां थी, लेकिन फिलहाल उस पर हम बात नहीं करेंगे। ये नोटिफिकेशन जब शुरू हुआ और उसके बाद उसका अमलीकरण की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो पहला झटका इस नोटिफिकेशन को ये लगा कि 98, 2001 और 2002 में एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया जिसमें यह कहा गया एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस। बात यह थी कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन के तहत पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले, असर पहुंचाने वाले सारे प्रोजेक्ट्स और उद्योगों को इसके तहत एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना था। इसके लिए जन सुनवाई करनी थी, एक रिपोर्ट बनानी थी और रिपोर्ट के संदर्भ में जन सुनवाई के पब्लिक हियरिंग के बाद उसको EC दिया जाता था या नहीं भी दिया जाता था। अभी अगर एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करें तो सरकार ने अगर 1998 में और 2001, 2002 में यह कहा कि कुछ इंडस्ट्री EC लेना भूल गई है। ये बड़ी कंपनी थी, कैसे भूल गई वो एक महत्व का मुद्दा है। गुजरात हाई कोर्ट में उसको लेकर हमने केस की थी, उसके बाद वो केस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर की गई। वहां वो केस में साफ तौर पे NGT ने कहा कि एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस वो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको खारिज किया जाता है। कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2020 में आर्ग्यूमेंट हुआ और 1 अप्रैल 2020, अप्रैल फुल की बात नहीं थी, सही में ये जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस वाली बात एब इनिशियो वॉइड है, इलीगल है, इसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। जो जजमेंट आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। मुझे लग रहा है कि उसके थोड़े पहले और उसके बाद एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर इसका जिस ढंग से सामाजिक संगठन, पर्यावरण के मुद्दे पे काम करने वाले संगठन, आसपास के गांव के असरग्रस्त लोग इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, उससे सरकार को और उद्योगों को ये लगा कि ये बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही है। मुश्किल का मतलब पर्यावरण को नुकसान अगर पहुंचाते हो तो लोग मुद्दा उठाएंगे और आपके सामने केस हो सकता है, आपका EC जा सकता है, ऐसे सारे मुद्दे लग रहे थे। तो तब से ये मंशा चल रही थी कि कैसे EIA की बात चालू रहे, क्योंकि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात कागज पर तो आपको करनी पड़ेगी। दुनिया में जाना है और दुनिया में बात करनी है तो कागज पे ये बात होनी जरूरी है, दिखाने के लिए कि आप पर्यावरण के संदर्भ में बहुत सेंसिटिव है, उसका ध्यान रखते हैं। 2020 में की नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो उस पर अलग अलग सेक्शन 2006 और 2020 में क्या फर्क है, अभी मैं फिलहाल उसमें नहीं जाऊंगा, वो आप नेट में पढ़ सकते हो। मेन मुद्दा ये है कि पर्यावरण की बात चालू रहे, एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलता रहे, लेकिन उद्योगों को पर्यावरण के बारे में चिंता नहीं करनी पड़े और उनको आसानी से EC मिले, वही मंशा है। अगर मैं आपको याद दिला दूं कि आजकल तो दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत बुरी है, लोग प्राइवेट व्हीकल खरीदते हैं। तो जैसे हम किसी दुकान पर, किसी शोरूम में जाते हैं व्हीकल के लिए
पसंद करने के बाद आपको एक पैसे देने के बाद एक रिसीट दी जाती है, उसे मैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहूँगा। और ये रिसीट लेकर जब आप शोरूम में जहाँ व्हीकल रखे गए हैं वहाँ से व्हीकल लेकर आरटीओ में जाते हो, जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, मैं उसको ईसी कहूँगा। ये जितना सरल होता है, जैसे पैसे दिए, आपने जो कागजात मांगे थे वो दे दिए, तो आपको जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उतना सीधा सहज बनाने की कोशिश हो रही है। ये मैं कटाक्ष के तौर पे कह रहा हूँ। कुछ मुद्दे उसमें है, लेकिन वो मुद्दे इस ढंग से रखे गए हैं कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है। पर्यावरण की चिंता करने के मुद्दे लिखे गए हैं, लेकिन उसका मतलब ही निकाल दिया गया है। आप आसानी से जाइए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ऑफिस में या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के पास जाइए, कागज सबमिट कीजिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस लीजिए, EIA बनाइए, पब्लिक हियरिंग अगर करने का प्रोविजन है तो वो कीजिए। उसमें कोई कुछ भी कहे, कोई भी डॉक्यूमेंट रखे, मिनट्स में कितने सारे मुद्दे भी आए, वो सबमिट कीजिए और इसी ले जाइए। आइए और एनवायरनमेंट क्लियरेंस प्यार से लेके जाइए। उस प्रकार की प्रक्रिया होने जा रही है। इसके संदर्भ में मैं एक ठोस बात सरकार को याद दिलाना चाहूँगा। वो है कि हम जैसे काफ़ी लोगों ने और संगठनों ने और आम जनता ने एक मुद्दा उठाया था कि इंडस्ट्री बेस्ड EIA इज अ फ्रॉड। हर व्यक्ति ये कहता है कि मेरे उद्योग से पर्यावरण को हानि नहीं होगी, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, और रिपोर्ट निकलती है, वो रिपोर्ट जाती है और बहुत सारे एनवायरमेंट क्लियरेंस दिए गए हैं 94 के बाद भी। उसको लेकर एक कैरिंग कैपेसिटी की बात शुरू हुई थी। उसके संदर्भ में बड़े संघर्ष के बाद एक वैज्ञानिक तौर पे बात शुरू हुई, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट पोल्यूशन इंडेक्स, सेपी, CEPI, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट पोल्यूशन इंडेक्स, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट पोल्यूशन इंडेक्स की बात शुरू हुई। पहली रिपोर्ट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2009 में निकाली दिल्ली IIT के साथ। उसके बाद अलग अलग लोगों ने निकाली CPCB के साथ। वो 2011 की रिपोर्ट थी, 2013 की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट से सरकार को बहुत सारी दिक्कतें हुई, तो ये रिपोर्ट बनाने का 2014 के बाद बिल्कुल तय किया गया कि वो नहीं बनाई जाए। लेकिन पर्यावरण के मुद्दे उठते रहे, काफ़ी संगठनों ने, हम जैसे लोगों ने उसके बारे में बार बार लिखा। तो 2018 में 2019 में 2018 की सेपी CEPI की रिपोर्ट निकली। इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में 4 मुद्दे की बात थी। एक था एयर पोल्यूशन, दूसरा था सरफेस एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, तीसरा था सॉइल पोल्यूशन, चौथा था आसपास रहने वाले लोगों के आरोग्य के मुद्दे। इस मुद्दे पे तो फैक्ट्स एंड फिगर अवेलेबल ही नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से इसको लेकर दिक्कतें हुई कि कैसे इस इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको कैसे गिनी जाए। उस वक्त भी हमने 2 मुद्दे उठाए थे और कहे थे, जो सेपी में शामिल नहीं किए गए, जिसमें था कामदारों का, वर्कर्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ इश्यू, और दूसरा था कि अगर हवा प्रदूषित है, जमीन का मतलब भूजल प्रदूषित है, नदी का पानी प्रदूषित है, तो उससे होने वाली खेती में इसकी वजह से जहर जाएगा, फूड चेन में केमिकल प्रवेश करेंगे। फूड कंटामिनेशन का मुद्दा भी इसमें गिनना चाहिए, और ये सिर्फ आसपास रहने वाले लोगों को नहीं, जो औद्योगिक वसाहतों से दूर रहते हैं उसको भी इसका असर दुनिया और देश झेल रहा है, उसके बारे में बात की जाए। लेकिन वो मुद्दा उसमें शामिल नहीं किया गया। जो 2009 का जो रिपोर्ट निकला, वो पहले 88 इंडस्ट्रियल क्लस्टर ऑफ इंडिया, जिसमें मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 19 स्टेट थे, रिपोर्ट निकली। इस सेपी आंक के की जो मेथड थी, उसके मुताबिक अगर आपका सेपी का आंक 40 और 60 के बीच में है तो आप पोल्यूटेड क्लस्टर है, 60 और 70 के बीच में है तो सीवियरली पोल्यूटेड क्लस्टर है,
70 अप है तो क्रिटिकली पोल्यूटेड क्लस्टर है। पहले 88 इंडस्ट्रियल क्लस्टर 19 स्टेट के जो किए गए, उसमें 43 इंडस्ट्रियल क्लस्टर क्रिटिकली पोल्यूटेड क्लस्टर बाहर आए। 32 इंडस्ट्रियल क्लस्टर को सीवियरली पोल्यूटेड क्लस्टर कहा गया, जिसमें गुजरात मॉडल की बात देश और दुनिया में बहुत होती है। तो उस रिपोर्ट में गुजरात नंबर 1 था, उसके कुछ क्लस्टर उसमें शामिल थे। 2011 की रिपोर्ट में भी गुजरात नंबर 1 रहा। 2011 में जो रिपोर्ट निकली वो सिर्फ 43 क्लस्टर की निकली जो क्रिटिकली पोल्यूटेड क्लस्टर थे। 2013 में जो रिपोर्ट निकली वो भी सिर्फ क्रिटिकल पोल्यूटेड क्लस्टर को लेकर निकली। बाकी के क्लस्टर क्यों कंसिडर नहीं किए, जो क्लस्टर रह गए थे उसको क्यों शामिल नहीं किए, वो एक बड़ा मुद्दा है जो मैं इस वक्त उस पर बात नहीं करूंगा। उस वक्त एक बात चली थी कि अगर क्रिटिकली पोल्यूटेड क्लस्टर में अगर आपका क्लस्टर आता है तो वहां प्रदूषण फैलाने वाले या पर्यावरण को असर करने वाले उद्योगों पर रोक लगाई गई, इसको मॉरेटोरियम कहा गया। और एक्सपांशन पे जो मौजूद इंडस्ट्री है उसके एक्सपांशन पे रोक लगाई गई, जिसको मॉरेटोरियम कहा गया। उसकी शुरुआत गुजरात मॉडल में 7/7/2007 को अंकलेश्वर इंडस्ट्रियल क्लस्टर जिसको कहते हैं, जिसमें 3 JIDC इंडस्ट्रियल एस्टेट शामिल है, वो अंकलेश्वर है, झगड़िया है और पनोली है। उसमें मोरेटोरियम 7/7/2007 से लगाया गया था। शुरू में ये चला, बाद में केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर धीरे धीरे बिना इम्प्रूवमेंट हुए इस क्लस्टर को एक्शन टेकन रिपोर्ट के नाम पर बाहर निकालने की कोशिश चली। और मैं ये कहूंगा कि लगभग बहुत सारे क्लस्टर को अलग अलग कंडीशन के साथ मॉरेटोरियम से बाहर निकाला गया। इसका मतलब ये नहीं था कि इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। 2018 की जो रिपोर्ट निकली है वो रिपोर्ट में 100 इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बातें कही है। ये सारे अगर रिपोर्ट देखें तो ये सारे रिपोर्ट ये कह रहे हैं, जो रिपोर्ट हमारे नहीं है। जरूर हमने कोशिश की थी कि हम जिस मुद्दों को लेकर बात करते हैं वो इन्फॉर्मेशन इसमें शामिल हो। देश के काफी लोगों ने मेहनत की थी। आम लोगों ने जो इस इंडस्ट्रियल क्लस्टर के आसपास रहते थे उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, बिना संगठन नहीं होने के बावजूद भी, कि उनकी बातें, उनके विस्तार की प्रदूषण का इंफॉर्मेशन उस रिपोर्ट में अलग अलग ढंग से शामिल हो। बहुत हद तक नहीं भी हो पाया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये रिपोर्ट देखे तो ये रिपोर्ट क्या कह रही है? ये रिपोर्ट हमें ये कह रही है कि अब तक जो EIA बने और इस EIA के आधार में जो मिनट्स बनी या जन सुनवाई हुई और उसके बाद स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी हो या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एनवायरमेंट अप्रेजल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी हो या और कोई कमेटी हो, उन्होंने क्या देखकर एनवायरमेंट क्लियरेंस दिए? उन्होंने ये कैसे मान लिया कि ऑल इज वेल? उन्होंने ये कैसे मान लिया कि ऑल इज वेल? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सैपी की 2009 की, 2011 की, 2013 की और 2018 की जो 19 में रिपोर्ट आ रही वो कह रही है। इसका मतलब तो साफ हुआ कि इसको देखकर हमको ये लगना चाहिए कि यह नोटिफिकेशन 2006 है, उसमें संशोधन इस ढंग से किया जाए कि ताकि आरोग्य से खिलवाड़ ना हो, पर्यावरण से खिलवाड़ ना हो और रिपोर्ट ठीक बने। और एनवायरमेंट क्लियरेंस जैसे RTO में आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपने प्राइवेट व्हीकल का या कोई भी व्हीकल का लेके आते हो उतना सरल न हो, उसके बारे में सोचना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि सब लोगों को मिलकर एक डिमांड करनी चाहिए कि अब तक जो EIA बने इस क्लस्टर में, खास तौर पे उसके कंसल्टेंट, वो इंडस्ट्री, उसकी जन सुनवाई में शामिल कलेक्टर और मेंबर सेक्रेटरी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद जो जिसने इस रिपोर्ट को देखकर, मिनट्स को देखकर, जन सुनवाई में जो मुद्दे उठे उसको देखकर जो एनवायरमेंट क्लियर जाए, इस सारे लोगों के साथ एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एक क्रिमिनल केस किया जाए। उसके बजाय
बिल्कुल उल्टा। देश और आम लोगों की माफी मांगने के बजाय कि EIA नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी ये सारे क्लस्टर, बहुत सारे क्लस्टर बड़ी गंभीर हालत में है, सीवियरली और क्रिटिकली पोल्यूटेड क्लस्टर है। और अगर दूसरे मुद्दे शामिल किए जाए तो ये परिस्थिति जो अति गंभीर दिखती है वो काबू बाहर दिखे, उस प्रकार का माहौल है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो लोग देते उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आरोग्य के प्रश्न का ठीक ठाक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसके बावजूद भी परिस्थिति बहुत खराब है। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उस वक्त हमें EIA नोटिफिकेशन 94/2006 का है, उसे और अच्छा और फुल प्रूफ बनाने के बजाय दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उससे खिलवाड़ हो रहा है, उसको और कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लग रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन बन के निकला है, ड्राफ्ट निकला है, वो इस प्रकार का है कि कभी लगता है कि अगर उद्योगपतियों को भी दिया गया होता तो वो इतना डाइल्यूटेड, इस प्रकार का दयनीय ड्राफ्ट वो भी नहीं बना पाते। मुझे लग रहा है कि इसके बारे में लोगों को पढ़ना चाहिए, ये बात लोगों तक पहुंचे उसकी कोशिश करनी चाहिए और सब मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। और सिर्फ विरोध ही नहीं, ये कहना चाहिए कि हमें जो EIA नोटिफिकेशन 1994 में था, 2006 में था और उसमें जो बदलाव हुए उसको दोबारा देखकर देश में पर्यावरण की चिंता करने वाले, आरोग्य की चिंता करने वाले एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाई जाए और SEPI के 2009, 11, 13 और 18 के रिपोर्ट को देखा जाए। आम लोगों ने जो अपनी बातें पत्रकारों के तहत, टीवी चैनलों के तहत, वीडियो के तहत जो पेश की है उसको ध्यान में रखकर इस EIA नोटिफिकेशन को और अच्छा बनाया जाए। जिंदाबाद।